नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार जनजातीय लोगों के आर्थिक उत्थान और जनजातीय क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। गुजरात के तापी जिले के व्यारा में 1970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए जीवन शैली में परिवर्तन लाने का आह्वान किया। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी कल केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। केदारनाथ रोपवे की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्योग जगत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक और कम मूल्य के उत्पादों के निर्माण का आह्वान किया। असम सरकार ने राज्य के 8 जिलों और 1 उपमंडल में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने अगले 2 वर्ष में कोयला आयात समाप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 7 सप्ताह से कम समय में अपने पद से इस्तीफा दिया। उच्चतम न्यायालय ने त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने पर दिल्ली सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार जनजातीय लोगों के आर्थिक उत्थान और जनजातीय क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री मोदी ने आज गुजरात के तापी जिले के व्यारा में 1970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जनजातीय युवाओं का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय क्षेत्र के सतत विकास के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जनजातीय घरों में जल और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करके जनजातीय लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाई है। उन्होंने कहा कि जनजातीय जिले डांग में पहली बार ज्योति ग्राम योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 24 घंटे 7 दिन बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वन बंधु कल्याण योजना और वादी योजना समेत जनजातीय लोगों के लिए गुजरात सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के जनजातीय क्षेत्र में 2 विशेष जनजातीय विश्वविद्यालयों तथा 10,000 से अधिक विद्यालय स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय लोगों का पर्यटन के माध्यम से आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सपुतारा पर्वतीय स्टेशन के बीच सुधार के उद्देश्य से राजमार्ग नेटवर्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने तापी और नर्मदा जिलों में सड़क संपर्क के अभाव वाले मार्ग को जोड़ने और जल आपूर्ति परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि जीवन शैली में बदलाव से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि मिशन लाइफ को लॉन्चिंग के समय से अनेक देश इस संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। ये आयोजन हमारे राष्ट्रीय गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लाइफ में यूनिटी ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा हमें पर्यावरण से जुड़े ऊंचे लक्ष्य तक तय करने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि हजारों वर्षों से कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास का सबसे अच्छा उदाहरण है। महात्मा गांधी की संरक्षण की अवधारणा का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मिशन लाइफ हमें पर्यावरण का संरक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है।
गुजरात महात्मा गांधी की जन्मभूमि है। उन्होंने ट्रस्टीशिप के अवधारणा विकसित की थी। मिशन लाइफ इस सबको पर्यावरण के ट्रस्टी बनाता है, संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं होने देता। एक ट्रस्टी शोषक नहीं बल्कि पोषक के रूप में काम करता है। मिशन लाइफ P3 की अवधारणा को मजबूत करेगा। P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल, धरती के लोगों को जोड़ता है, उनको अपने विचार से समाहित करता है, एक कर देता है। ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट की मूल सिद्धांत पर चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन केवल नीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। श्री मोदी ने अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गुजरात सरकार के प्रयासों की सराहना की। क्लाइमेट चेंज को लेकर ऐसी धारणा बना दी है जैसे सिर्फ पॉलिसी से जुड़ा विषय है। ये बात सही है कि सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी भूमिका बड़ी है, लेकिन अब इस मुद्दे की गंभीरता चर्चाओं से बाहर निकलकर दुनिया के हर कोने में, हर घर में आज नजर आने लगी है। पिछले कुछ दशकों में हमने इस दुष्प्रभाव को और तेज देखा है, अप्रत्याशित आपदाओं को झेला है। आज हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही है, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि एक व्यक्ति और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने विकसित देशों से अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को निभाने और भारत जैसे देशों को सार्थक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। The world counts on G20 economies to lead the way in progressively ending the use of coal by 2030 in OECD countries and 2040 in non-OECD countries. Developed countries must follow through on their commitments to provide meaningful financial and technological support to countries like India throughout this transition. We need to unleash a renewables revolution, and I look forward to working with India in driving this agenda forward. विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री की इस पहल और समर्थन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने केवड़िया में मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में भी भाग लिया। इसके बाद श्री मोदी ने आज दक्षिण गुजरात के तापी जिले के व्यारा में 1970 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान श्री नरेंद्र मोदी राज्य के विकास के लिए 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की संपर्क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें गौरी कुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाली 2 नई रोप वे परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री हर मौसम के अनुकूल सीमा सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपए की सड़कें चौड़ी करने की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से गढ़वाल क्षेत्र में संपर्क और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूजा अर्चना करने के अलावा श्री मोदी चमोली जिले के माणा गांव में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मैं भारत हूं, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियां, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। अरे ताऊ, अपना पीएनबी का केसीसी अकाउंट रिन्यू करवा लिया क्या? नहीं, जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अपने फोन से खुद ही कर लो। अच्छा, वो कैसे? बस अपने फोन से घर बैठे बैठे एसएमएस, मिस कॉल, OIVR के जरिए तुरंत अपना केसीसी रिन्यू करो या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पे जाओ और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करो। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यूअल। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्योगों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार मानक तय करने के लिए अत्याधुनिक कम लागत के उत्पादों का विनिर्माण करने का आह्वान किया है। गुजरात के गांधीनगर में आज रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने विश्व को भारतीय रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र की सक्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए रक्षा मंत्रालय की परिकल्पना का उल्लेख किया। श्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र लगभग 80,000 करोड़ रुपए का उद्योग बन गया है, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान बढ़कर लगभग 17,000 करोड़ रुपए का हो गया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हो रहा है। सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जो आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को निश्चित रूप से बढ़ावा देंगे। डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स पर बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता हमारे लिए बड़े ही एक गर्व की बात है और यह 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने में मदद होगा। आज मैं 35,000 करोड़ जो मैं कह रहा हूं, अब हम लोगों का अनुमान है कि यह 40,000 करोड़ ये हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट होगा। गांधीनगर में 12वीं रक्षा प्रदर्शनी के अंतर्गत पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। कुल मिलाकर विभिन्न श्रेणियों में 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें से 13 निजी उद्योगों को मिले, जबकि शेष रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिए गए। असम सरकार ने राज्य के 8 जिलों और एक सब डिवीजन में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 आफ्स्पा की अवधि और 6 महीने बढ़ा दी है। यह आदेश 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए आफ्स्पा हटाने का फैसला लिया है। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने अगले 2 वर्ष में कोयला आयात बंद करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान देश का कुल कोयला उत्पादन 900 मिलियन टन हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कोयला और खनन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि खनन अन्वेषण के नियमों में छूट इस दिशा में एक कदम है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में खनिज और ऊर्जा संसाधनों के संपदा खातों का संकलन जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये देश में खनिज संपदा का अब तक का पहला संकलन है। उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट विभिन्न राज्यों में खनन संसाधनों की पूरी तस्वीर प्रदर्शित करेगी। रिपोर्ट के महत्व को उजागर करते हुए श्री जोशी ने कहा कि ये रिपोर्ट खनिज और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट आंकड़ों से अधिक प्रणालीबद्ध तरीके से उपयोग को सुचारू बनाने और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने में सहायक होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस वर्ष अगस्त महीने में 16,94,000 नए सदस्य बनाए हैं, जो कि पिछले वर्ष इसी महीने में सदस्यों की संख्या में आई वृद्धि से 14.40% अधिक है। ईपीएफओ के पेरोल डेटा से पता चलता है कि 16,94,000 सदस्यों में से 9,87,000 नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए। डेटा के अनुसार 58.32% से अधिक सदस्य 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के हैं। डेटा से यह भी पता चला है कि महिला सदस्यों का पंजीकरण इस वर्ष अगस्त में 3,63,000 रहा। इस वर्ष अगस्त महीने में संगठित कर्मचारियों में महिलाओं की कुल सदस्यता पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 22.60% बढ़ी। अगस्त महीने के दौरान लगभग 11.25 लाख सदस्य बनाने में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली आगे बने हुए हैं। कुल पेरोल में इस वर्ष अगस्त महीने में सभी आयु वर्ग के 66.44% सदस्य नेट पेरोल में बढ़े। सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि दालों और प्याज के दाम वर्तमान त्योहारी मौसम में नहीं बढ़ेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि देश में दालों
और प्याज का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा कि केंद्र मूल्य की स्थिति, उत्पादन, आयात निर्यात और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर पैनी नजर रखे हुए है। उपभोक्ता कार्य सचिव ने बताया कि 43 लाख मीट्रिक टन से अधिक दालों और 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक प्याज सुरक्षित भंडार में है। उन्होंने ये भी बताया कि मूल्य वृद्धि पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय प्याज सुरक्षित भंडार में से 54,000 टन प्याज 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए हैं। उपभोक्ता मामलों के सचिव ने यह भी बताया कि केंद्र विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कम दर पर दालें दे रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने आयातित तूर दाल के 1 लाख मीट्रिक टन और आयातित उड़द के 50,000 टन की खरीद शुरू कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में फाउंडेशनल स्टेज 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का शुभारंभ किया। ये भारत में शिक्षा पद्धति के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण पद्धतियों के लिए दिशा निर्देशों के बारे में है। श्री प्रधान ने कहा कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार जनजातीय लोगों के आर्थिक उत्थान और जनजातीय क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। गुजरात के तापी जिले के व्यारा में 1,970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए जीवन शैली में परिवर्तन लाने का आह्वान किया। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी कल केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्योग जगत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक और कम मूल्य के उत्पादों के निर्माण का आह्वान किया। असम सरकार ने राज्य के 8 जिलों और 1 उपमंडल में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने अगले 2 वर्ष में कोयला आयात समाप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 7 सप्ताह से कम समय में अपने पद से इस्तीफा दिया। उच्चतम न्यायालय ने त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने पर दिल्ली सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार किया और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेला 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान का शुभारंभ करेंगे। समारोह के दौरान 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के तुगलकाबाद में तेलखंड नगर निगम क्षेत्र में ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संयंत्र के माध्यम से दिल्ली में प्रतिदिन 2,000 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र के जरिए 5,000 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। आज लगभग हर रोज इस संयंत्र के शुरू होने के बाद 7,000 मेट्रिक टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता दिल्ली में हो गई और यहाँ पर आज जो प्लांट शुरू हो रहा है इससे रोज 2,000 मेट्रिक टन कचरा सेपरेट किया जाएगा, जलाया जाएगा और हरित तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा और इसके साथ साथ बिजली का निर्माण भी होगा जो लगभग 25 मेगावाट तक ग्रीन एनर्जी दिल्ली को देने का काम करेगा। ये बहुत मल्टी डायमेंशनल, मल्टीपर्पज आज एक शुरुआत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए 6 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने हरौली विधानसभा सीट से प्रोफेसर रामकुमार और कुल्लू से महेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा 62 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 54 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बुधवार देर रात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर और पार्टी प्रभारी हरजोत सिंह बैंस ने सूची जारी की।
पार्टी ने 3 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी अब तक 68 में से 58 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है और चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने 20 और उम्मीदवारों की छठी सूची जारी की है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। राज्य में इस बार कांग्रेस और भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ उतरी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने त्यागपत्र दे दिया है। वे 7 सप्ताह से भी कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। अपने सरकारी कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई जिसके लिए उन्हें चुना गया था। सुश्री ट्रस ने कहा कि उनकी कंजर्वेटिव पार्टी अगले सप्ताह तक अपना नया नेता चुन लेगी। I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. There will be a leadership election to be completed within the next week. 46 वर्षीय सुश्री ट्रस प्रधानमंत्री पद पर केवल 45 दिन ही रह पाई। ये ब्रिटेन में किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। लिज ट्रस के हट जाने के बाद के साथ ही उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक के अलावा पेनी मोरडॉन्ट और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस प्रधानमंत्री पद के पसंदीदा उम्मीदवार माने जा रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में दीपावली पर पटाखे चलाने पर रोक के खिलाफ पटाखा बनाने वाली कंपनियों की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, इसलिए ये मामला शीर्ष न्यायालय ही निपटाएगा। पटाखा बनाने वाली कंपनी शिवा फायर वर्क्स और जय माता स्टोर्स ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज ही पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत का सामना सिंगापुर के लोह की एन यू से होगा, जबकि लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय आमने सामने होंगे। T20 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप ए से श्रीलंका और नीदरलैंड्स ने सुपर 12 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। आज श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 16 रन से हराया, जबकि एक अन्य मैच में संयुक्त अरब अमीरात ने नामीबिया को 7 रन से पराजित किया। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद देश की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है।
आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्र भारत में खेलों के स्वर्णिम इतिहास की बात करेंगे। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आज प्रस्तुत है वर्ष 1980 तक खेलों में भारत की उपलब्धियां। भारत में खेलों के लिए 1982 का साल बेहद खास रहा, जब भारत को एशियाई खेलों की 1951 के बाद दोबारा मेजबानी मिली। एशियाई खेलों का 9वां सत्र 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें 33 देशों के 4,595 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। एशियाई खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 13 स्वर्ण, 19 रजत और 25 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा। 25 जून 1983 का दिन भारतीय क्रिकेट का यादगार दिन बना, जब ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर भारत ने कपिल देव की कप्तानी में क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। क्रिकेट की दुनिया में ये तीसरा ही विश्व कप था। भारत की इस जीत ने देश के लाखों युवाओं में क्रिकेट के प्रति जुनून पैदा कर दिया। Lost his nerve in the end, did Michael Holan, tried to swing that straight ball with the leg. It's another wicket for Amarnath, now delighted he looks. 140 all out West Indies. And the margin of their victory, 43 runs. India race into the pavilion with the Prudential Cup players. एथलेटिक्स की दुनिया में पीटी उषा, जिन्हें हम द पयोली एक्सप्रेस और क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जानते हैं, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो देश भर में उन लाखों युवाओं के लिए एक आदर्श और प्रेरणा रही हैं, जिन्होंने खेल में अपना करियर बनाने का सपना देखा है। 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर रहीं और मात्र सेकंड के 100वें हिस्से से ट्रैक और फील्ड में भारत का पहला पदक जीतने से चूक गई थीं। उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते हैं। और आखिरी 50 मीटर की तरफ बढ़ते हुए पीटी उषा ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। उनके पीछे है भारत की शाइनी अब्राहम। पीटी उषा तेजी के साथ में फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हुए और उन्होंने इस रेस को पूरा कर दिया है 52.16 सेकंड के साथ में और जीत लिया है इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक। 1996 में लिएंडर पेस ने अटलांटा ओलंपिक में टेनिस में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। देश को 44 साल बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक मिला। इससे पहले 1952 में केडी जाधव ने कांस्य पदक जीता था। 1997 में महेश भूपति ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। हाल ही में देश में 44वें शतरंज ओलंपियाड की सफलतापूर्वक मेजबानी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल को ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को सौंपा था। विश्वनाथन आनंद 2000 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एशियाई बने थे। उन्होंने 4 बार विश्व खिताब जीता है। साल 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में भारत तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। 2004 एथेंस ओलंपिक में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पुरुषों के डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। 11 अगस्त 2008 का दिन भारतीय खेलों के इतिहास में एक अविस्मरणीय दिन बन गया, जब अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर राइफल निशानेबाजी में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। ये सभी भारतवासियों के लिए गौरव का पल था। 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीतकर भारत ने इतिहास रचते हुए 101 पदक जीते और 39 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार जनजातीय लोगों के आर्थिक उत्थान और जनजातीय क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। गुजरात के तापी जिले के व्यारा में 1970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए जीवन शैली में परिवर्तन लाने का आह्वान किया। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी कल केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्योग जगत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक और कम मूल्य के उत्पादों के निर्माण का आह्वान किया। असम सरकार ने राज्य के 8 जिलों और 1 उपमंडल में
सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने अगले 2 वर्ष में कोयला आयात समाप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 7 सप्ताह से कम समय में अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।